हाय दोस्तों, मैं प्रियांशु वर्मा आप लोगों का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों आपके लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है लेके आपके सामने उपस्थित हूं। ठीक है, तो इसमें जो है 1 शॉट में पूरा खत्म कर दिया जाएगा आपका पूरा केमिस्ट्री जो ये पहला चैप्टर है, इसको आप देख के पूरा जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है चैप्टर शुरू करने से पहले, चैप्टर यहीं से शुरू है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हम उसके परिवर्तन समझ लेते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम रासायनिक अभिक्रियाओं पे आएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, कैसे कोई नया पदार्थ बनता है, तो इन चीजों पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम परिवर्तन समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ठीक है, हर समय परिवर्तन होता रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। तो वो परिवर्तन कैसे होते हैं, कुछ परिवर्तन आपको दिखते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन बेसिकली जो केमिस्ट्री में बताया गया वो 2 टाइप का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ केवल होता है उसका फिजिकल स्टेट बदलता है। जैसे पानी है, पानी को जो है ठंडा कर दिया जाएगा तो बर्फ हो जाएगा, और फिर बर्फ को फिर से एक बार गला दिया जाएगा तो वो पानी हो जाएगा। तो उसके फिजिकल स्टेट में केवल चेंजेस हुआ, यानी कि पहले वो लिक्विड था, उसके बाद वो क्या हुआ, सॉलिड हुआ। तो फिजिकल स्टेट में सिर्फ अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कोई सूखी लकड़ी है, आपने उसको काट दिया तो उसके 2 पार्ट हो गए, यानी जो पहली लंबाई ज्यादा थी अब उसकी लंबाई आधी हो गई या कुछ और कम हो गई, तो उसके भौतिक में जो है लंबाई में परिवर्तन आया, तो इसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लेकिन उसका जो मेन जो केमिकल टेक्सचर है उसका, ठीक है, जो उसमें तत्व है, मान लेते पानी, तो पानी का जो फार्मूला होता है जल का वो होता है H2O। जब तक H2O में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो भौतिक परिवर्तन ही माना जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि समझ लो कि नमक का जल में घोलना, लकड़ी को काट देना, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में उसके जो कंपोनेंट हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उनके केमिकल जो फार्मूला होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे H2O में कोई और चीज आ जाएगी, ठीक है, या H2O में अपना कोई एक एलिमेंट निकाल देगा, हाइड्रोजन निकाल दिया, तो वो केमिकल चेंज हो गया। समझ लेते हैं कि पानी को गर्म इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलने लगती है। अब यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो केमिकल चेंज में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि दूध का दही जमना, तो दूध से दही हो गया तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन वो चेंज हो जाएगा, ना कि फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल भी चेंज हो जाएगा, फिजिकल और केमिकल दोनों हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। आप इसके माध्यम से जो है एक बार देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि भौतिक परिवर्तन वह पदार्थ जिसमें के पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। इसके उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा, इसके उदाहरण में बल्ब का जलना, तो बल्ब के जलने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। जल में नमक का घोलना, तो जल में नमक घोला जाएगा तो NaCl ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। और उसके बाद है मोम का पिघलना, तो मोम कुछ मतलब पिघल जाएगा, उसके बाद अगर वो उसको ठंडा किया जाएगा तो फिर से वो जम जाएगा, तो सिर्फ ये भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसके बाद है जल का वाष्पीकरण, ठीक, उसके बाद फिर फलों से सलाद बनाना, और फिर मक्खन का बर्तन में पिघलना। ये सब कौन सी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। आप इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे कि कौन से भौतिक परिवर्तन है। थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि याद ना हो। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब इसके उदाहरण में हम ले लेंगे क्या क्या आ जाएंगे, दूध से दही जमना या बनना,
लोहे पर जंग लगना, आयरन से सल्फर आयरन और सल्फाइड बनना, लकड़ी और कागज का जलना। तो लकड़ी और कागज जल के क्या हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो भौतिक अवस्था भी बदल गई, ठीक है, और रासायनिक अवस्था भी बदल जाएगी, दोनों बदल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका, इसके बाद है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होते हैं। तो अंतर के लिए आप सिर्फ इसको देखेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला अंतर की बात किया जाए अगर, तो पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे कि अवस्था या आकार में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसकी अवस्था बदल जाती है और उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें रासायनिक गुणों में और उसके जो है पदार्थ में जो प्रारंभिक पदार्थ होता है, वो जो बना हुआ पदार्थ होता है उससे पूर्णतया भिन्न होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आकार अवस्था में परिवर्तन होता है, उसमें रासायनिक गुणों में और उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था को अगर देखा जाए, तुलना किया जाए, तो दोनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है कि परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि कुछ समय के बाद वह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगा। इसमें परिवर्तन स्थायी होता है। अगर दूध से दही जम गया तो उसके बाद दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका इसमें भौतिक परिवर्तन में, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके बाद इसमें है पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वही चीज है। उदाहरण इसमें है जैसे जल का वाष्पीकरण, फलों से सलाद बनाना, और इसमें क्या है, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना। तो ये चार 5 पॉइंट हैं जो आपके लिए जो क्या है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होते हैं इसकी बात करता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि इसमें क्या अंतर होते हैं, ठीक है। सिर्फ अंतर की बात किया गया है। इसके बाद फिर रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, मान लेते हैं ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया C+O2। तो C+O2 एक अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें जो है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो इसमें C+O2 इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। इसमें सिर्फ आपको अंतर ये नोट कर लेना है और बाकी जो ये समझा रहे हैं इसको जो है बना के इसको सिर्फ लिख लेना है, केवल समझने के लिए कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, लिख लेंगे आप। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं A+B gives out C+D। तो ये दोनों A और B क्या है, A और B को हम क्या लिखेंगे, अभिकारक। क्या लिखेंगे, अभिकारक। और C और D क्या है, उत्पाद। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ रिएक्शन के ऊपर और नीचे भी कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। यानी कोई अभिक्रिया अगर धीरे हो रही है तो उसमें उत्प्रेरक का अगर प्रयोग किया जाएगा तो अभिक्रिया को तेज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर दे देंगे तो वो अभिक्रिया ज्यादा तेजी से हो जाएगी। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जैसे उनको हीट दिया जाएगा वो तेजी से अभिक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको एक बना के जो है स्ट्रक्चर बना के नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान व अभिलेखन क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल एंड रिएक्शन, ठीक है।
तो उसमें क्या हो जाएगा कि उससे परिवर्तन से मतलब कैसे पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो क्या होगा, सबसे पहला होगा कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दूध से दही जमा, तो क्या हुआ, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। पहले लिक्विड था, अब जम गया, सॉलिड हो गया। तो अवस्था में परिवर्तन जरूर होता है। ठीक। दूसरी शर्त है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कैसे होता है? अगर एक इसका सबसे बेस्ट उदाहरण लिया जाए तो आप ले सकते हैं चूना। जो चूना लाते हैं खरीद के पाउडर, उसको क्या करते हैं, एक तसला लेते हैं, तो तसले में पानी भर के उसमें जो है चूना जब मिलाया जाता है उसका पाउडर, तो वो जो है उबलने लगता है। आप लोगों ने देखा, वो गर्म भी हो जाता है। तो पहले उसका टेम्परेचर क्या था पाउडर का, 0 था, लेकिन जैसे ही उसको पानी में मिलाया गया उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके तापमान में परिवर्तन आ गया। थर्ड चीज देखेंगे, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। रंग में परिवर्तन कैसे आएगा? जैसे दूध का दही से जमा, तो उसका रंग में परिवर्तन कुछ ना कुछ आ जाता है। और किसी चीज से रिएक्शन कराया जाएगा, जैसे आपने लिटमस पेपर सुना होगा कि अम्ल और क्षार का जो है पता करने के लिए कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो जब रिएक्शन कराते हैं तो उसमें रंगों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना है, तो लोहा शुरुआत में क्या होता है, दूसरे कलर का होता है, लेकिन जब जंग लगता है तो वो भूरे कलर में हो जाता है। तो रंगों में भी परिवर्तन आ जाता है। तीसरा है गैस निकलना, गैस भी निकलते हैं। और किसी गंध का निकलना, इसमें भी आती है रासायनिक अभिक्रिया जब होती है। और शेप यानी कि सॉलिड का बनना, किसी चीज को जब घोलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि नमक ही घोला गया पानी में, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जब नमक घोल दिया जाएगा तो एक ऐसा समय आता है कि नमक और पानी में नहीं घुलता, वो नीचे जमने लगता है। तो वो जो जमने वाला पदार्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। इसके बाद दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, जैसे कि भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना और दही जमना। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। तो रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी के सूत्र लिख दिए जाते हैं। जैसे कि कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे लोहा हो गया, तो लोहे का जो सूत्र इस्तेमाल करते हैं या उसके लिए जो सिंबल चिन्ह इस्तेमाल करते हैं वो Fe होता है। आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको आसानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है और वायु है, तो मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Mg से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Mg। और वायु को O2 से, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाएगा, तो जलाने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। कैसे, Mg + O2 gives out MgO। क्यों, इसको ये जो ऊष्मा लिखा है ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप ऊष्मा। इस मतलब ऊष्मा क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रहा है। तो जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, आपको बताया है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। और बनने वाला पदार्थ क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पाद बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है। यहीं पे आपका रासायनिक समीकरण जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधि होती है उसमें क्या करते हैं, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक में जो तत्व होते हैं उनकी अवस्था को लिखते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट में क्या क्या बना उसकी अवस्था को लिखते हैं, तो और उसके सिंबल्स को भी लिखते हैं। तो ये सब चीजें जो है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में आती हैं। जैसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिख के आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं कि तीर का निशान लगाते हैं, बाईं ओर अभिकारकों को लिखते हैं, दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है, अभिकारकों के अनुसूत्रों के बीच धनात्मक चिन्ह लगा होता है, इसी प्रकार उत्पादों के चिन्हों के बीच धनात्मक चिन्ह लगाते हैं।
और क्या है, तीर का सिरा जो है उत्पादों की तरफ होता है, जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। इन सारी चीजों को एक केमिकल फार्मूला के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि यहां पर देखेंगे आप, हाँ जैसे देखेंगे यहाँ पे A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। मान लेते हैं अभिकारक जो है ये पहला सॉलिड है, ये दूसरा मान लेते हैं लिक्विड है, जो भी है। एक तो उसकी अवस्था को बगल में लिखते हैं जो अभिकारक होता है, तीर का निशान लगाते हैं अभिकारक से उत्पाद की तरफ, ये उत्पाद है आपका। इसकी अवस्था को भी लिख देते हैं, होता है सॉलिड अगर हो जाए, हो सकता है ये गैस हो, तो उसको हम लिख देते हैं। गैस होगा तो उसके ऊपर की जो है ऊपर की तरफ एक एरो का निशान लगाते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि आप ले सकते हैं C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। अब इसके कार्बन क्या है, यहाँ पे हम कार्बन मान लेते हैं एक सॉलिड है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है तो बगल में लिख देंगे G, ठीक। और CO2 क्या है, ये भी एक गैस है तो यहाँ पे लिखेंगे G, ठीक। तो C प्लस O2 मिलकर क्या हुआ, CO2 हुआ। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को लिखने का एक तरीका हुआ, जो कि आपको समझाया गया है। तो रासायनिक समीकरण जो है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अगर अभिक्रिया में अभिकारकों की जो संख्या होती है, अभिकारक में जितने भी परमाणु होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं, और उत्पाद में जो परमाणु होते हैं उनकी अगर संख्या बराबर रहती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें बेसिकली द्रव्यमान संरक्षण नियम का उपयोग किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में जो होगा परमाणुओं की संख्या समान रहेगी, ठीक है, द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। तो यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि अभिक्रिया में जितने परमाणु भाग ले रहे हैं, ठीक है, अभिक्रिया के बाद भी उतने ही परमाणु होंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर C प्लस O2 है, वही पहला वाला लेते हैं एग्जाम्पल, C प्लस O2 है, तो अभिक्रिया के पहले कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और कार्बन का 1 परमाणु है। तब ये दोनों जब आप रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कितने टोटल परमाणु हैं, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 2 है। तो अभिक्रिया के पहले कितने परमाणु हैं, 3, और अभिक्रिया के बाद भी 3 ही परमाणु हैं। तो ये उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान होती है अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, यानी कि अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। समझ में आ गया होगा। तो कोई अगर पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश द्रव्यमान का। द्रव्यमान मतलब जितने भी परमाणु हैं उनका विनाश नहीं होगा। अगर वो परमाणु है तो उसका प्रोडक्ट भी हमको मिलेगा अगर अभिकारक में है तो। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यानी कि अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, आप उसको जो है ध्यान दे लेंगे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। अगर समीकरण दे दिया जाएगा तो अगर संतुलित नहीं है वो रासायनिक अभिक्रिया तो उसको हम संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित करने का बहुत ही एक आसान तरीका आपको जो है बताने जा रहे हैं, उसको खूब आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाएगा।
कि आप इसको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अगर उपयोग करेंगे तो कहीं कहीं उसका आंसर आ जाता है, थोड़ा अगर आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया तो उसका जो है बहुत अच्छे से जो है आंसर नहीं निकाल सकते हैं उससे। तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, उसमें आप जो है इसका उपयोग करके बहुत तेजी से आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि Fe लेते हैं, Fe प्लस H2O, H2O माने कि वाटर, gives out Fe3 Fe3O4 प्लस H2O। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। अब आप देखेंगे ये पहले संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है, 1 है, Fe का परमाणु 1 है, और इधर देख रहे हैं 3 परमाणु है, तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिख देंगे A, क्या लिख देंगे, A लिख देंगे, यहां लिखेंगे B, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको जो है ये उपयोग करते हैं। ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे आप, और ये आपका हो गया D। तो आप देखिए, आप जो है संख्याओं को आप बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये आपका A हो गया। तो यहाँ Fe कितना है, Fe है यहाँ पर 1, तो यहाँ लिखेंगे A, ठीक है। और यहाँ देखेंगे Fe कितना है 3, तो इक्वल टू लिखेंगे 3C, क्या लिखेंगे 3C। ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, और ये आगे क्या है B, यानी कि इसको लिखेंगे हम 2B। तो 2B जो है हाइड्रोजन के, हम फिर देखेंगे कि अगला हाइड्रोजन कहाँ है, तो अगला हाइड्रोजन यहाँ मिला आपको, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो इसको लिखेंगे हम 2D। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। इसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो हम लिखेंगे B, और ऑक्सीजन कहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसको लिखेंगे हम 4C, मतलब कि 4 ऑक्सीजन है, ये C है और आगे 4 ऑक्सीजन है, तो 4C हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक की वैल्यू हम 1 मान लेंगे। मान लेते हैं कि 1 A बराबर क्या है 1, क्या करेंगे, मान लिया। तो जब मान लिया कि A बराबर 1 है, तो हम सारी वैल्यू इसको प्राप्त सकते हैं कि सारी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर A बराबर 1 है, ठीक है, या C बराबर 1 मान लें, तो C बराबर यहां पे आप 1 मानिए, उसमें भी मानेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहां पे आप C बराबर 1 मान लीजिए, तो C बराबर 1 मानेंगे तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इधर मान रहे थे तो वो आ रहा था, उसमें फ्रैक्शन में आ रहा था, तो हम A को 1 मान लेंगे, A को 1 मान लेंगे, C को 1 मानेंगे, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। दूसरा B बराबर क्या है D है, तो B की वैल्यू जो निकालेंगे, क्योंकि C बराबर आपने 1 माना है, तो B बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार तो B बराबर कितना हो जाएगा 4 आपको मिल गया, और B बराबर अगर आपको 4 मिला है तो B की वैल्यू किसके बराबर है, D के बराबर है, तो D बराबर भी आपको मिल जाएगा 4। तो यहाँ से AB जो है CD की सारी की वैल्यू आपको मिल गई, और C बराबर 1 रखना है। तो नया जो इक्वेशन निकल के आएगा सामने, ABCD की जगह उसकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। जैसे कि Fe के सामने कितना लिखा है, यानी A के सामने कितना है 3, तो यहां पर लिखेंगे आप 3Fe प्लस B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू आया है 4,
तो आप लिखेंगे 4H2O, क्या लिखेंगे 4H2O गिव्स आउट। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू आपने 1 माना है तो लिखेंगे इसको Fe3O4, और D की वैल्यू कितना आया है 4, तो लिखेंगे 4H2। तो यहां से आपका ये जो समीकरण है ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसको आप पहले वीडियो पॉज करके खुद अपना जो है लगाने का प्रयास करेंगे, फिर नहीं आएगा तो इसको जो है आप देख सकते हैं। तो इक्वेशन आपका है 6CO2, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, इसको तो पहले लिख दिया। इक्वेशन है आपका CO2 प्लस 12 CO2 प्लस H2O गिव्स आउट। इसको आप एक बार जो है लगा के देखेंगे तब इसको नोट करेंगे। C6H12O6 C6H12O6 O2 प्लस H2O, O2 प्लस H2O। तो ये कैसे हल किया जाएगा, एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप लोग हल करेंगे। सारी वैल्यूज आ गई, जिसका आंसर आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसको समझ में आ गया है। इसका जो है हम लोग हल निकालते हैं, तो हल में जो है क्या हो जाएगा, ठीक, हेलो प्रखर, अरे यार खड़ा हो गई बात, यही काम इनका थोड़ा। वीडियो 2 पार्ट में कर दीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो यहां से आपका इसको हम आगे लिख लेते हैं A, इसको लिखेंगे B यहां, इसको लिखेंगे C, इसको लिखेंगे D, इसको लिखेंगे E। तो इतनी चीजें हम लिखते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो यहां हम लिखेंगे A बराबर, A बराबर हो जाएगा 6C, क्योंकि C जो है क्या है, यहाँ पे कार्बन 6 है तो 6C हो जाएगा। इसके बाद जो है ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इसको लिखेंगे 2A, इस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है तो इसको लिखेंगे हम 2A प्लस B, ये मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ का, बराबर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो इसको हम लिखेंगे 6C प्लस 2D प्लस E, ये आपका दूसरा इक्वेशन बना है। ये पहला हो गया और ये आपका हो गया दूसरा। थर्ड आप देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का हम देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, तो लिखेंगे आप 2B। इसके बाद वहां देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 12 है और यहाँ कितना है, 2 है। तो 12 के पहले क्या है, ये C है तो लिखेंगे 12C प्लस, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2E। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया, थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है किसी एक की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो हम C की वैल्यू 1 ले लेंगे क्योंकि A की वैल्यू पूरा जो है फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जो है एक होल नंबर में आएगा, ठीक है, डेसिमल में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में।
अगर a बराबर 1 लेंगे तो c की वैल्यू थोड़ा फ्रैक्शन में आएगी, आंसर वो भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने a को 1 c को 1 लिया है तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, मान लिया c बराबर 1, c बराबर अगर 1 मान लिया तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो जाएगा आपका 6, क्योंकि c बराबर 1 है तो 6 1 जा 6। अगर a बराबर कितना है 6 है और c बराबर 1 है तो हम और भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अगर तीसरे इक्वेशन में रख देंगे तो इस इक्वेशन, यहां से हम देखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण हो जाएगा, समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू रख देंगे समीकरण 3 में, तो 2b बराबर हो जाएगा 12, c की वैल्यू कितनी है 1 है तो 12 इंटू हो जाएगा 1, यानी कि 12 गुणे 1 बराबर 12 प्लस 2e, यहां से हो जाएगा आपका 2b बराबर हो जाएगा 12 प्लस 2e, इसमें से 2 कॉमन लेके काट देंगे जब, तो आपका हो जाएगा b बराबर सिर्फ 6 प्लस e, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस e। यहां से b की वैल्यू उठा के हम समीकरण 2 में रख देंगे, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से समीकरण में रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2a, a की वैल्यू पहले से ही पता है, तो 2 इंटू हो जाएगा 6 और हो जाएगा आपका प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहां से आई है 6 प्लस e, लिखेंगे 6 प्लस e, ये b की वैल्यू है, बराबर हो जाएगा c की वैल्यू कितनी है, इसमें c की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 1 और d की वैल्यू प्लस 2d, d की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस लिखेंगे e। तो यहाँ आप देख सकते हैं e इधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 6 2 12 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 2d, ठीक, तो 6 इधर है 6 इधर है, कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बराबर हो जाएगा आपका 2d, तो d बराबर हो जाएगा 12/2, डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 6, तो d बराबर कितना हो जाएगा 6, तो d की वैल्यू अगर 6 है तो हम जो है e की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो d बराबर 6 है, तो यहां से हम देखते हैं b की वैल्यू आई है कि नहीं, तो d बराबर 6 है, समीकरण 2 में ही रख के हम d की वैल्यू और b की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका हो जाएगा, यहां से b की वैल्यू हम निकालेंगे तो b बराबर यहाँ पे है कितना, b बराबर है 6 प्लस e, और e की वैल्यू अभी दिया नहीं है, तो हमें 2 वैल्यू और फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से b बराबर हो जाएगा 6 प्लस e, तो 6 प्लस e में यानी b बराबर कितना है, b बराबर है 6 प्लस b बराबर 6 प्लस e है, यानी कि b और e में कितने का डिफरेंस है, यानी b और e में डिफरेंस कितने का है, 6 का है, 6 का डिफरेंस है b और e में, ठीक है। तो अगर e की वैल्यू 6 मान लेते हैं, e की वैल्यू अगर हम 6 मान लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो ये रखने पे देखते हैं समीकरण संतुलित होता है कि नहीं। तो सारी वैल्यू आपने नोट कर लिया है, सारी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, उधर b की वैल्यू है और e की वैल्यू है और d की वैल्यू है, सारी वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे तो आपका हो जाएगा, आपका ये समीकरण नया जो बनेगा
नया समीकरण जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए की वैल्यू है 6, यानी कि 6 CO2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है उधर 12 H2O, और ये कितना हो जाएगा आपका, सी की वैल्यू कितनी है 1 मानी गई थी, तो 1 यानी कि C6H12O6 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 6 आई है, तो 6O2, और ई की वैल्यू 6 माना गया है, तो हो जाएगा ये 6H2O। अब इधर देखते हैं, इधर कितने कार्बन है 6, इधर कितने कार्बन है 6, इधर कितना ऑक्सीजन है 6 × 12 यानी 6 × 2 12, 12 और 12 24 ऑक्सीजन इधर है, तो 24 ऑक्सीजन देख रहे हैं इधर है कि नहीं, इधर 6 इधर 12, 12 6 18 और इधर 6 18 6 24, तो दोनों तरफ 24 ऑक्सीजन है। इधर 24 हाइड्रोजन है, इधर देखते हैं 24 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो इधर 12 हाइड्रोजन है, इधर भी 12 हाइड्रोजन, 12 12 24, तो ये समीकरण आपका हो जाता है संतुलित। कैसा समीकरण हो गया, ये संतुलित हो गया। तो इसको इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स में पहला आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो एलिमेंट मिलके ए और बी गिव्स आउट सी, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कि संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, और तो इसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो A + B बराबर क्या हो जाएगा C। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, तो उसने क्या बनाया, CO2 बनाया। ऐसे ही 2H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। तो आप इसके दोनों जो है एग्जांपल को नोट कर सकते हैं। एग्जांपल को हम फिर से एक बार इधर लिख दे रहे हैं। एग्जांपल आपका ये आपको मिलेगा कार्बन, कार्बन कैसा है, सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन O2, ये कैसा है, गैसियस है, गिव्स आउट मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2, और CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा रिएक्शन हुआ, संयोजन अभिक्रिया हुई। इसके बाद हम अगला रिएक्शन देखते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कोई पदार्थ होता है और उसको जब गर्म या फिर उसमें कुछ ऐसा जो है उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या कि वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, कोई मान लेते हैं अभिकारक क्या है, ए है, तो ए को जब गर्म किया जाएगा तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि आपका जो है एग्जाम्पल लिया गया है, ये उष्मा आपको यहाँ रहेगी, उष्मा यानी कि गर्म किया जा रहा है, ये आपको गलत जहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे लिखना है कि ये आपका उष्मा है। तो FeSO4 है, इसको जब गर्म किया गया तो किस क्या बनाया, Fe2O3, Fe2O3 और प्लस SO2, और फिर क्या बना रहा है, SO3 बना रहा है। तो वो जो FeSO4 था वो तीन पार्ट में ब्रेक हो गया है, यानी कि वियोजित हो गया है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाती है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक और है, CaCO3। ये क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया गया, यहाँ पे डेल्टा बना दे, मतलब एक त्रिभुज बना दे,
तो त्रिभुज बना देने का मतलब क्या हुआ, इसको गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। त्रिभुज बना लेंगे आप लोग। तो CaCO3 को जब गर्म किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये भी है, आप इसको जो है नोट कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है। इसके बाद अगला है कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उदाहरण में क्या रहेगा कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमाना, या भूरे रंग की परत कॉपर परत का जो है जमना। तो Fe है प्लस CuSO4, इसको जब साथ में मिलाया गया तो Fe ने यानी कि लोहे ने कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया, तो ये बन गया FeSO4 प्लस कॉपर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। Fe आया और कॉपर को इसने ढकेल दिया, इसलिए जो आयरन था Fe वो कॉपर की जगह पे आ गया, कॉपर को ढकेल दिया और उसकी जगह पे आके बैठ गया, तो आपका FeSO4 बन गया और कॉपर बन गया। तो लोहे की कील पर भूरे रंग की जो कॉपर की परत जमाई गई उसमें CuSO4 में नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। यानी ये जो CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है, CuSO4 कैसा होता है, CuSO4 इसका जो विलयन होता है ये कैसा होता है, नीला होता है। तो नीला होता है जब इसमें जो है आयरन मिलाया गया, तो आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो बन गया आपका FeSO4। और FeSO4 का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा। तो वही बताया गया। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीले रंग का था, नीला, और ये आपका हरा। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और है विस्थापन अभिक्रिया का कि Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। इसको आप लिख सकते हैं कोई एक। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तभी तो जिंक ने जो है कॉपर को स्थापित किया। इसके बाद किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो अथवा दोनों उसका अपचयन कहते हैं। तो ये अपचयन उपचयन अभिक्रिया के बारे में है। अभी हम इसको आगे जो है देखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और जो है रिडक्शन जो रिएक्शन है यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और संक्षारण पढ़ने की जरूरत है कि संक्षारण क्या होता है, कोरोजन, और रेंसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है। इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो कोरोजन क्या होता है कि जब किसी धातु को, जब कोई धातु नमी, वायु अथवा पानी और अम्ल के संपर्क में आती है तो धातु जो क्या हो जाती है, संक्षारित यानी कि कमजोर हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, संक्षारण बोलेंगे। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, संक्षारण के उदाहरण हो जाएंगे। संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके या मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। तो इसके जो है रोकने के क्या नियम होते हैं, संक्षारण को रोकने के क्या नियम है, इसको जो है बहुत आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, इसको रोकने के क्या नियम है। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि संक्षारण को कैसे रोका जाएगा, पेंट करके या मिश्रित धातु बना के या उसकी ऊपर जो है पेंट करके रोका जा सकता है, धातुओं की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। तो आपको कोरोजन पूरा समझ में आ गया होगा। विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी। जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, यानी कि वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं। जो खाना है
तो उसमें जो है तेल वाला जैसे कोई चीज़ है खाना पदार्थ, उसको अगर वैसे छोड़ दिया जाएगा तो वो वायु के साथ रिएक्शन करके उसमें जो है दुर्गंध पैदा हो जाएगी, तो उसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जैसे वसायुक्त खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना। पनीर कुक रखने पर कुक करके रखने पर जो है विकृत गंध देने लगता है, यानी कि एक खराब सी स्मेल देने लगता है। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो है दोस्तों आपका ये टॉपिक पूरा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये समाप्त हो जाता है। आप इसको देख लेंगे, पूरा कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।